जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज हमारे जो मिशन के संस्थापक हैं आदरणीय जेपी सर का एक छोटा सा संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे आस्था का विकेंद्रीकरण विषय पे। तो मैं आदरणीय जेपी सर को सादर इनवाइट करना चाहूंगा मिशन के माध्यम से। कृपया आप आए सर और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय जनार्दन पटेल सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के सर और आप सभी साथियों को एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन, आभार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है जी। कंटिन्यू रखें सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये विषय है आस्था का विकेंद्रीकरण, इसकी क्यों आवश्यकता है, तो पहले हम ये समझ लें कि विकेंद्रीकरण क्या है। आप लोग समझते ही हैं, फिर भी एक बार संक्षेप में बताऊं। विकेंद्रीकरण है डिसेंट्रलाइजेशन, चाहे वो धन का विकेंद्रीकरण हो, जंगल जमीन और जो पावर का विकेंद्रीकरण हो, ऐसे ही एक आस्था का विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट हमने समझा है उसको। तो उससे पहले एक बात और बता दूं मैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन भी इसको समझ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हर एक जो दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब डाइवर्सिफिकेशन की बात करती हैं, तो वो भी एक तरह से विकेंद्रीकरण जैसा ही है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं, उसमें एक मंत्रालय है श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। उसके मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में, और हर मंत्रालय के अंतर्गत में कई सारे विभाग होते हैं। तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत में एक विभाग है ईपीएफओ, जो आपका पेंशन वाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो सब्सक्राइबर हैं, मेंबर, लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग हैं। 6.5 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं। और जो फंड है बहुत ज्यादा ह्यूज फंड है, मुझे लगता है 12 लाख या 20 लाख करोड़ के आसपास फंड होगा जो ईपीएफओ मैनेज करता है। इतनी बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। और इस पूरे फंड को, इस संगठन को मैनेज करने के लिए एक टॉप कमेटी बनती है। बोर्ड मेंबर जो होते हैं, उसमें कुल मिला के 43 लोग होते हैं। 43 में से एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गए, एक कमिश्नर हो गए जो संगठन के हो गए, और दूसरा उसके अलावा इसमें मेंबर होते हैं केंद्र सरकार द्वारा चयनित मेंबर होते हैं 5, मतलब नॉमिनेटेड, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 15 होते हैं। 10 होते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा नॉमिनेटेड, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, और 10 होते हैं विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा होते हैं। इस तरह से 43 लोगों का एक समिति होती है, बहुत हाई पावर्ड कमेटी है जो सारा कुछ इसको मैनेज करती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये पिछले साल मार्च 2023 में पब्लिश हुई थी, और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश की गई थी। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें एक भी आदमी ओबीसी का नहीं है। सोचिए, 43 लोग हैं लेकिन 43 में एक भी आदमी ओबीसी का नहीं है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या 55 से 60% है पूरे देश की। तो एक तरह से इस संगठन का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर का विकेंद्रीकरण। अब हम आ जाते हैं आस्था का विकेंद्रीकरण में। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में लगभग 2 से 3 हजार परिवार रहते हैं, और हर जो कुल होते हैं, तो कुलों के देवता होते हैं। आपके यहाँ भी कुल होंगे तो उनके कुल देवता होते हैं, और उनके चबूतरे होते हैं। क्योंकि पहले हर गांव में मूर्ति कला का कोई प्रचलन नहीं था, कोई ऐसे शिल्पकार नहीं थे जो मूर्तियां बना दे। तो आज से मान 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले कोई महान व्यक्ति हुआ होगा हमारे कुल में, तो उसकी एक उसके नाम पे चबूतरा बना दिया, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया, या कि उसके सुविधाजनक रूप से चबूतरा बना दिया। और उसको हमारे जो कुल हैं देवता हैं उनको बरम बाबा कहते हैं, और ऐसे ही और भी एक कुल देवता है पड़ोस में, उनको सन्यासी बाबा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा होते हैं और कुल देवता होते हैं। और हर परिवार के जब कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है, कोई भी, मान लीजिए अगर भैंस ने बच्चा दिया है, गाय ने बच्चा दिया है, तो पहले उनको होम देते हैं, कुल देवता को नमन करते हैं। अब ये मानते हैं कि उन्हीं कुल देवता की जो प्रॉपर्टी है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं।
जैसे जिसको बोलते हैं पुश्तैनी संपत्ति, जो अपने पिताजी से हमें मिली संपत्ति, दादाजी, उसके पूर्वज जो भी ऐसे जाते गए, तो जो बरम बाबा है, सन्यासी बाबा, उनकी जो प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, तो उनके प्रति हमारा जो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका है, उनको हम होम मतलब याद करते हैं, रिमेम्बरेंस, उनको होम देते हैं। तो ऐसे ही हर कुल में ऐसे होते हैं। और अगर एक गांव में 1000 अगर आप देखें परिवार हैं, तो 1000 कुल देवता हो गए। लेकिन जो आपके गांव का व्यक्ति है, मान लीजिए सरपंच, जो जनप्रतिनिधि है, वो सभी लोगों को तो कर नहीं सकते मैनेज, सभी कुल देवताओं को। तो क्या करते हैं, गांव में कोई अगर मूर्ति, कोई गांव में अगर कोई मंदिर है, मान लीजिए शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का है, किसी दुर्गा देवी का मंदिर है, तो वो क्या करते हैं, साल में एक बार करते हैं, आपका भंडारा करते हैं और सबको बुलाते हैं। और ये चाहते हैं कि गांव के सभी लोग उस देवी को पूजा करें जिस देवी के सामने या जिस देवता के सामने उन्होंने भंडारा कर दिया। अब उनका उद्देश्य क्या है कि अगर आपकी आस्था उस देवता से जुड़ गई, मान लीजिए शंकर जी के मंदिर में जो मूर्ति है उसके प्रति आपकी आस्था बढ़ गई, तो उन जो सरपंच साहब हैं या कि जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या होगा, काम बड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या करेंगे, हर बार भंडारा कर देंगे और आप वहां जाओगे और आपको लगेगा हमारी आस्था का इन्होंने संवरण किया है, संवर्धन किया है। अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं, मान लीजिए विधानसभा है, विधानसभा में लगभग आप समझिए 100 ग्राम पंचायतें होती हैं, 100 के आसपास प्लस माइनस 10%, तो औसत आप मान लीजिए 100 ग्राम पंचायतें हैं। और आप अपने आप पता कीजिए कि आपकी विधानसभा में 2-4 ऐसे स्थल होंगे जो बहुत ही फेमस होंगे, और उस सभी 100 जो विलेज हैं, 100 विलेज के लोग उस आस्था पे जाते हैं। तो मैं आप उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो विधानसभा है सिमरिया रीवा क्षेत्र में, वहां पे है बसामन मामा, आपके यहाँ वैसे मंदिर होंगे जो पूरे विधानसभा के गांव के लोग वहां पे जाते होंगे। तो हमारे सभी 100 गांव के लोग वहां बसामन मामा में हर साल भंडारा वगैरह करने जाते हैं, उनको नारियल चढ़ाते हैं। तो जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो वहां पे भंडारा करते हैं, और वो चाहते हैं कि सभी गांव के लोगों का वहां पे आस्था केंद्र क्या बन जाए, बसावन मामा का जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल, वो आस्था केंद्र बन जाए। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका उद्देश्य ये है कि हमारा आस्था का केंद्रीकरण हो जाए। अब एक लेवल और ऊपर जाइए, ऐसी लोकसभा में, प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा, सबसे फेमस आस्था वाली जगह क्या है, उज्जैन महाकाल का मंदिर। तो जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गांव, जितने हमारे गांव हैं, लगभग 50,000 गांव हैं हमारे प्रदेश में, तो वो चाहते हैं कि सभी लोग उज्जैन वाले जो महाकाल जी हैं उनको अपने आस्था केंद्र बना लें। जिससे क्या होगा कि उनको सिर्फ उन्हीं को मैनेज करना है, मतलब जो भगवान जी हैं, शंकर जी हैं, महाकाल हैं, उनको अगर उन्होंने मैनेज कर लिया मुख्यमंत्री जी ने, और सभी प्रदेशवासी भी उनको अगर अपना भगवान मान लिए, तो उनका काम हो गया। अब जो सबसे बड़ा जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर, तो राष्ट्रीय स्तर पे अभी वर्तमान में जो राम जी हैं उनको आस्था केंद्र बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है, और लगभग सफलता भी मिल गई है कि सभी जो देश के लोग हैं, तो हमारे जो देश के प्रधान हैं वो चाहते हैं कि सभी लोग भगवान प्रभु श्री राम को आस्था केंद्र बना लें, अयोध्या को आस्था केंद्र बना लें। तो इससे क्या होगा कि उनका काम आसान हो जाएगा कि भाई उनको सिर्फ भगवान श्री राम को खुश करना है, उनकी पूजा पाठ ध्यान रखना है, और आप सब लोग चूंकि भगवान हो गए। तो अब इससे होता क्या है, अब ये तो एक सिंपल मैंने बात बता दी, अब आप आगे समझिए इसका दुष्प्रभाव क्या है। कि मान लीजिए हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे कुल देवता और आपके कुल देवता बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आपके गांव में किसी व्यक्ति ने आपके कुल देवता को कुछ बोल दिया, तो मेरी भावनाएं तो आहत नहीं होंगी क्योंकि मेरे कुल देवता अलग हैं। लेकिन जब आस्था का केंद्रीकरण हो जाता है, मान लीजिए प्रभु श्री राम हैं, अब उनके लिए पूरे देश में अच्छा आयोजन किया गया जिससे वो सभी के आस्था केंद्र बन जाएं। सैकड़ों साल से आंदोलन चल रहा है। तो अब क्या होगा, अगर श्री राम का कहीं भी किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया और वो हमारे भी आस्था केंद्र बन गए, तो क्या होगा, मेरी भी भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे जो धार्मिक मतलब बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, जैसे चाहे शंकराचार्य हो गए, धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य को सबसे बड़ा मतलब इसका धर्म का संरक्षक कह लीजिए माना जाता है। तो उनके लिए बड़ा आसान काम हो गया
वो चाहते हैं धर्म केंद्रीकरण हो जाए। लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि अगर किसी देवी देवता या आस्था के केंद्र का कहीं भी किसी ने अपमान कर दिया तो तुरंत पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते हैं। और हम लोग एक शांति प्रिय नागरिक हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं पे दंगा हो, फसाद हो। सब हमारा उद्देश्य ये है कि सब में समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित हो, सबकी गरिमा बनी रहे। हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है और हर नागरिक, हर गांव का व्यक्ति, हर जिले का व्यक्ति अगर उसके अपने अपने आस्था के केंद्र हों तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, अशांति स्थापित होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के आप हैं, जिस गांव के हैं, वहां पे आपका आस्था केंद्र हो। इसका ये फायदा होगा कि आप मतलब शांति व्यवस्था बनाने में आसानी होगी और उसका राजनीतिक फायदा भी लोग उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आस्था केंद्र बनाया जाता है और अगर उसके नाम पर वोट भी मांगा जाता है तो हमें प्रयास ये करना है कि हमें बहुत सोच समझ के अपना आस्था चुनना है। जो जिस आस्था में है आप बने रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो हमारा जीवन यापन है। आस्था को हासिल करना, आस्था को मजबूत करना, आस्था को कमजोर करना, ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य तो शांति है, अच्छा रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य। तो इसीलिए हमारा ये, आपको इसके ऊपर अभी भी और भी चर्चाएं होंगी, अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो हम उसका भी जवाब देंगे। और हमारा ये कहना है कि सभी व्यक्तियों को अपनी आस्था बहुत सोच समझ के समर्पित करनी चाहिए। आस्था चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, किसी वस्तु के प्रति हो, किसी स्थान के प्रति हो, तो हमें बहुत ही सोच, हमें ऐसा इसमें अंधा अनुकरण ना करें कि कल को अगर कोई उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर कोई आक्षेप आ जाए, कोई नेगेटिव बात बाहर आ जाए और हम लोग बिल्कुल भड़क जाएं कि अरे इस व्यक्ति को आपने कैसे कुछ कह दिया, ये तो हमारी आस्था है इस व्यक्ति में। तो ऐसा ना करें। अगर आप किसी आस्था, किसी के मान सम्मान करें उसके गुण और दोष के आधार पर, लेकिन कभी भी ऐसा अंधा अनुकरण किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का। तो मेरा यही कहना है कि आप इसको थोड़ा तार्किक तरीके से समझें। जो मनोविज्ञान है, जो आस्था का मनोविज्ञान है, इसको गंभीरता पूर्वक सोचें। मैंने जिससे आपको एक आइडिया दिया, प्रैक्टिकल बताया कि कैसे कुल देवता से ग्राम देवता, ग्राम देवता से विधानसभा देवता, विधानसभा के बाद लोकसभा का देवता, लोकसभा के बाद प्रदेश का देवता और प्रदेश के बाद पूरे राष्ट्र का देवता। अगर हम राष्ट्र में किसी एक देवता को मान लेंगे तो पूरे राष्ट्र में शांति स्थापित करने में दिक्कत भी हो सकती है। तो ये हमारा सोचना है, आपका अपना सोचना हो सकता है। जैसे हम समझाने के लिए मैंने ऐसा एक उदाहरण दिया है, बहुत सारी बातें हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आप सभी साथियों को आमंत्रित करता हूँ, अगर इस विषय पे कोई प्रश्न पूछना हो तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जेपी सर, बहुत बहुत आभार आपका। निश्चित रूप से आपने जिस संस्था और गंभीरता के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फेथ पे प्रकाश डाला, निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है और हम सबको कहीं भी पक्की गहरी आस्था बनाने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार सर। आप मतलब इसी तरह से एक क्रिएटिव रिवोल्यूशनरी विचारधारा के साथ आते हैं और कुछ हम लोगों को एक सामने एक नया मार्गदर्शन रखते हैं, दृष्टांत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी अगर सर की बातों पे किसी साथी को कुछ कहना है तो कृपया अपना हैंड रेज करेंगे, 1 बाय 1 आपके विचार लिए जाएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो अब मैं अगली कड़ी के रूप परिचय को भी और विचारों के दृष्टिकोण से भी मैं अगली कड़ी की ओर बढ़ता हूं और मैं डॉक्टर अभिलाषा सिंह मैडम को इनवाइट करता हूं। सादर इनविटेशन है डॉक्टर मैडम का कि आप आएं और अपना संक्षिप्त परिचय के साथ संक्षिप्त विचार रखें। डॉक्टर अभिलाषा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इनवाइट करने के लिए। और जनार्दन पटेल भैया, आप सभी को नमो बुद्धाय। और जनार्दन पटेल भैया की बात को ही थोड़ा सा मैं ये जैसे बोलना चाहूंगी कि जो अपने समाज के लोग हैं, कहीं पर भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है या अच्छी पोस्ट पे है, किसी भी प्रोफेशन में है, तो अभी हम जैसे डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए।
जैसे अगर हम अपने मूल निवासी समाज का मुद्दा ले लें, तो हम लोग बात करते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए कहीं पर भी। जितने भी इंडिया के, हमारे जितने भी भारत देश के जितने रिसोर्सेस हैं, उन सारे रिसोर्सेस में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से और मौलिक रूप से जो है कि होना ही चाहिए, जो कि नहीं है। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जैसे बात करूं, जैसे मध्य प्रदेश की या ऑल ओवर इंडिया भी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं वो एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वो हम सभी जानते हैं, 99.99% जितने भी महाविद्यालय हैं उसके जो डीन है वो भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। तो यही जो अभी जनार्दन पटेल भैया ने बताया है कि जब हम यहाँ पर डाइवर्सिटी की मांग करते हैं, और जैसे मैं एनिमल फील्ड से हूँ, वेटनेरियन हूँ, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डाइवर्सिटी पे होते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दिया जाए। जो ब्रीड्स हैं, एनिमल के जो ब्रीड्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी, एक ही ब्रीड के एनिमल नहीं होने चाहिए, इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि हमें हम ये भी लोगों को बताते हैं, हमारे कैंप लगते हैं, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है कि जो इन ब्रीडिंग होगी उससे कितना नुकसान हो रहा है, तरह तरह की जो डिसीजेस हैं वो कैरी ऑन होती हैं। तो जब हम वहाँ पर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तब हम वहाँ उस बात को दूसरी तरह से सोचते हैं, लेकिन हम अपने सामाजिक जीवन में इस डाइवर्सिटी को पता नहीं क्यों नहीं सोच पाते हैं। हम जैसे लोग भी नहीं सोच पाते हैं, हम जैसे लोग मतलब हमारे समाज के लोग। तो ये जो बहुत बड़ी बात जनार्दन पटेल भैया ने जो अभी रखी है, बहुत बड़ी बात इसलिए है कि हम उसको समझते नहीं है। अगर जिस दिन हम समझ जाएंगे तो वो तब हमें लगेगा कि ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आई। डाइवर्सिफिकेशन की यही बात है कि हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा ब्रॉड रहें। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज किसी ने कह दिया और उसको हम फॉलो करने लगे और उसी पे हम आगे बढ़ने लगे। हमको सोचना है, और हमें जो हमें अच्छा लगता है या जो हमें सही लगता है उसको भी हमें लोगों को बताना है कि नहीं, ये भी सही हो सकता है, और हमको इस तरह से भी इस चीज का हमें पालन करना चाहिए और समाज को आगे इस दिशा में अग्रसर होने के लिए बोलना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो डाइवर्सिटी है और जो डाइवर्सिफिकेशन है ये बहुत जरूरी है। इससे हम जो एक कहते हैं भेड़ चाल वाला जो हमारे समाज का जो चाल है, जो सोच है, उसको भी हम बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे बस मेरा इतना ही कहना है। और ये भी बहुत खुशी की ही बात है कि जो हम लोग इस मंच पे जुड़ते हैं, भले ऑनलाइन जुड़ते हैं, लेकिन समाज में बहुत इसका ऑफलाइन भी जो ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट है वो पड़ रहा है और हमारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि अभी पुष्पेंद्र पटेल सर ने बोला कि जो हमारे बहुत एक्टिव जो हमारे मेंबर हैं आदरणीय हीरालाल पटेल सर, उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तो हमारे रीवा के आसपास के जितने लोग हैं वो सब लोग पहुंच रहे होंगे। यही उम्मीद है कि ऐसे ही हम अनुकरण करेंगे एक दूसरे से, और जो भी हमारे खासकर जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है हमारे समाज के, उनको अपने समाज के लिए पूरा अपना जो समय है वो डिवोट करना चाहिए, जिससे परिवर्तन ज्यादा आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सीनियर लोग हैं उनका असर ज्यादा पड़ता है, उनकी बातों का, उनके कर्मों का जो ये है, क्योंकि जो व्यक्तित्व कह सकते हैं जो हम करेंगे वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बातों का इफेक्ट तो उतना नहीं आता है। तो जो हमारे सीनियर पर्सन है उनका जब हम समाज में योगदान देखेंगे तो हम जरूर अनुकरण करेंगे और हमारे जो सामाजिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो बहुत जल्दी आएंगे और हम उसको देख रहे हैं और हम और बढ़ता हुआ देखेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिलाषा मैम आपका। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सटीक बातें कम शब्दों में रखी हैं। और मैं हमारे इधर एक कहावत है, क्योंकि मैं भी उधर ही से बिलोंग करता हूँ, रीवा से, तो कि गुरु करो पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। शायद ये हमारे सभी साथी लगभग जानते होंगे कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। तो जब आस्था की बात आती है तो आस्था दोनों चीजों में, आस्था जब आप कहीं बनाते हैं तो उसको जानो भी और छानो भी। तो आस्था बनाने से पहले निश्चित रूप से, क्योंकि आस्था जहाँ पे एक बार बन जाती है तो
फिर अगर उसके विरुद्ध अगर भले से सामने वाला कुछ अपने विचारों के दृष्टिकोण से सही बात कह रहा हो, बट फिर वहां कहीं ना कहीं हमारी आस्था आहत होती है और उसका हम वाद विवाद के रूप में सामने आते आए बातें आगे। तो निश्चित रूप से हमको जानना भी चाहिए और छानना भी चाहिए आस्था बनाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।